रजनी, सम्राट, मयंक और साधना चारों जंगल के इलाके में बने एक घर के सामने खड़े थे। तुमको पक्का पता है ना कि इस घर में कोई नहीं रहता? 100%। तो यहाँ की लाइट्स क्यों ऑन है? अरे अंदर चल के देख लेते हैं ना क्यों जली है। चलो। चारों अपने सामान के साथ घर के अंदर चले गए। एक बड़ा सा हॉल जिसमें चिमनी में आग जल रही थी, सोफा सेट लगा हुआ था, एक टेलीफोन और बराबर में जाता हुआ कॉरिडोर। कोई है? Anybody is here? सामने से कोई जवाब नहीं आया तो चारों खुश हो गए। वाह मेरी जान, तुमने तो कमाल कर दिया। Nobody is here। ऐसा कहते हुए रजनी सम्राट के गले लग गई। मुझे पता था तुमको अच्छा लगेगा। चारों खुशी से उस घर को देख रहे थे। उनको खबर नहीं थी कि एक बेहद भयानक बूढ़ी चुड़ैल सीलिंग पर चिपकी उनको देख रही थी। उसके मुंह से हल्का हल्का खून टपक रहा था। जैसे ही खून रजनी के कंधे पर गिरा तो वो हंसते हंसते चुप हो गई। चारों ही ये देखकर थोड़ा चौंक पड़े। उन सभी ने एक साथ ऊपर देखा तो पाया कि उनके ऊपर लगे झूमर पर एक छिपकली लटकी हुई है। अरे ये तो छिपकली का खून है। मुझे नहीं लगता कि ये खून छिपकली का होगा। अरे बेबी, इतना ओवर मत सोचो प्लीज। चलो हम कमरे में जाकर देखते हैं ठहरने का इंतजाम कैसा है। चारों वहां से चले गए। वही आत्मा जो कुछ देर पहले छत से चिपकी थी दरवाजे के पास खड़ी मुस्कुरा रही थी। उसने कुछ कदम आगे बढ़ाए और फिर गायब हो गई। मैं जरा फ्रेश होकर आती हूँ, इतने तुम यही मेरा इंतजार करो। ऐसा कहकर रजनी बाथरूम में चली गई। जल्दी आना जान। तभी बेड के नीचे से एक हाथ बाहर आया जिसने सम्राट का पैर पकड़ लिया। सम्राट चौंक पड़ा और जमीन की तरफ हैरानी से देखने लगा। हिम्मत करके उसने एक झटके के साथ बेड के नीचे देखा। थैंक गॉड। लेकिन वहां कोई नहीं था। जैसे ही सम्राट खड़ा हुआ, सामने रजनी मैरून कलर की बहुत ही हल्की नाइटी पहने हुए खड़ी थी। तुम इतनी जल्दी कैसे फ्रेश हो गई? अभी बताती हूँ कैसे हुई। उसने एक धक्का देकर सम्राट को बेड पर गिरा दिया और फिर उसके ऊपर आ गई। अरे क्या हो गया है तुमको? आज मैं तुमको कच्चा चबाने वाली हूँ। बहुत दिनों के बाद मौका मिला है। अच्छा। सम्राट ने उसके बाल पकड़े और एक करवट के साथ सम्राट उसके ऊपर आ गया। रजनी नीचे हो गई। अब देखते हैं कौन किसको चबाता है। ऐसा कहकर सम्राट रजनी से लिपट गया। कुछ देर के लिए उसने आंखें बंद कर ली। रजनी अचानक से उसी भयानक बूढ़ी चुड़ैल में तब्दील हो गई। उसने सम्राट के कंधे पर अपने पहने दांत गाड़ दिए और मांस का एक टुकड़ा उसके मुंह में फंसा रह गया। सम्राट ने आंखें खोली तो वो कमरे में अकेला था। तभी रजनी बाथरूम से निकलकर बाहर आई। सम्राट उसको फटी आंखों से घूरने लगा। अरे सम्राट, ये क्या हुआ तुमको? किसने किया ये? सम्राट की सांसें तेज तेज चल रही थी। उसको समझ नहीं आया कि वो क्या कहे। दूसरे कमरे में मयंक और साधना थे। मयंक, यकीन नहीं होता कि हम दोनों एक साथ हैं। जब पापा ने तुमको रिजेक्ट किया, मुझे तो लगा था कि मैं तुमको दोबारा देख भी नहीं पाऊंगी। मैंने भी बिल्कुल। मैं जरा कॉल करके आता हूँ। ऐसा कहकर मयंक ने मोबाइल कान पर लगाया और बालकनी में जाकर बात करने लगा। कुर्सी के हिलने की आवाज, खटक खटक खटक। साधना को रूम के बाहर से एक खटक सुनाई देने लगी। उसने मयंक को कुछ बोलना ठीक नहीं समझा और खुद ही रूम से बाहर निकल गई। वहां जाकर उसने देखा कि कॉरिडोर में कोई नहीं है और हॉल में रखी एक कुर्सी अपने आप हिल रही है। कौन है वहाँ? वहां से कोई जवाब नहीं आया तो साधना ने कदम आगे बढ़ा दिए। उसके हर एक कदम के साथ कुर्सी पर बैठे उस शख्स की आकृति साफ होती जा रही थी। उसने देखा कि कुर्सी पर एक बच्चा बैठा है, लेकिन उसकी शक्ल देखना भी बाकी था। साधना कुर्सी तक पहुंच चुकी थी। उसने जैसे ही कुर्सी पर हाथ रखा, कुर्सी हिलना बंद हो गई। कौन हो तुम बेटा? एक झटके से उस बच्चे ने पूरी गर्दन पीछे घुमाकर साधना को अपनी शक्ल दिखाई। उसके चेहरे की जगह सिर्फ हड्डियों का ढांचा नजर आ रहा था। हमारे घर में आकर हम से पूछती हो कि हम कौन हैं? साधना ने उससे डरकर पीछे कदम लिया तो गिर पड़ी। वो बच्चा साधना पर झपटा और उसकी चीख कॉरिडोर में गूंज कर रह गई। ठीक है, मैं आकर आपसे मिलता हूँ। ये कहकर मयंक ने कॉल कट किया। वो कमरे में वापस आया तो साधना बेड पर बैठी हुई थी। सॉरी बेबी, कॉल थोड़ी लंबी हो गई थी। मुझे तुम्हारा ध्यान ही नहीं रहा। आज रात के बाद तुमको कुछ ध्यान नहीं रहने वाला। ऐसा कहकर साधना खड़ी हुई और उसने कसकर मयंक को गले लगा लिया। ओहो, लगता है मुझसे दूरियां बर्दाश्त नहीं हो रही है तुमको।
तभी साधना उस बूढ़ी चुड़ैल में बदल गई और उसने भयानक आवाज में कहा, बिल्कुल सही पहचाना तुमने। भयानक आवाज सुनकर मयंक जैसे ही उससे अलग हुआ उसकी आंखें खौफ से फटी रह गई। अगले ही पल मयंक की कटी गर्दन कमरे के बाहर जाकर गिरी और सब कुछ शांत हो गया। यहाँ जरूर कुछ गड़बड़ है। अभी कुछ देर पहले तुम मेरे साथ थी, तुमने ही मेरे कंधे को काटा। ये तुम क्या अनाप शनाप बोले जा रहे हो? मैं तो बाथरूम में थी यार, मैं तुमको क्यों काटूंगी? हमें यहाँ से निकलना होगा। वो दोनों कमरे से बाहर निकले तो रास्ते में ही उनको मयंक की कटी हुई गर्दन नजर आई, जिसे देख दोनों का दिल दहल गया। रुको नहीं, चलो। वो दोनों भागकर हॉल में पहुंचे तो वहां साधना की लाश पड़ी हुई नजर आई, जिसको देखकर उनके डर का कोई ठिकाना नहीं रहा। तभी अचानक से उसी बुढ़िया ने पीछे से रजनी का हाथ पकड़ा और उसको कॉरिडोर में घसीटने लगी। सम्राट ने उसको पकड़कर बचाने की कोशिश की तो उसी बच्चे ने सम्राट को जकड़ लिया। मुझे नया दोस्त मिल गया, अब हम मजे से खेलेंगे। ऐसा कहकर वो बच्चा सम्राट को एक कमरे में घसीट कर ले गया। इस तरह वो बूढ़ी चुड़ैल भी रजनी को एक कमरे में ले आई थी। मुझे छोड़ दो प्लीज, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो प्लीज, मुझे छोड़ दो। इतने दिनों बाद तो हमारे यहाँ मेहमान आए हैं, ऐसे कैसे छोड़ सकती हो? उसने रजनी का हाथ पकड़कर उसकी कलाई अपने दांतों तले दबा ली। तभी धड़ाम से दरवाजा खुला और सम्राट कमरे में दाखिल हुआ। सम्राट के हाथ में एक ओम का पेंडेंट था, जिसे उसने बुढ़िया की आंखों के सामने कर दिया। बूढ़ी चिल्लाते हुए पीछे हट गई और सम्राट ने रजनी को संभाला। डार्लिंग, जल्दी जल्दी यहाँ से निकलो। सम्राट ने रजनी का हाथ थामा और दोनों अब बिना सांस लिए हॉल की तरफ भागे। उनको अपने पीछे से भूतों की हंसने की खौफनाक आवाजें आ रही थी। ये दोनों नहीं बचने वाले। मारे जाएंगे। इनका मांस तो कच्चा ही चबा जाएंगे। वो दोनों डरी हुई हालात में दरवाजे तक पहुंचे। उन्होंने देखा कि दरवाजे पर कई सारे सांप लिपटे हुए थे। वो पीछे पलटे तो देखा वही बुढ़िया और वो बच्चा अपने साथ एक तीसरे भयानक आदमी को लेकर आ रहे हैं। सम्राट ने उनके सामने ओम का पेंडेंट किया, लेकिन वो उससे भी नहीं डर रहा था और उनकी तरफ तेजी से बढ़ रहा था। बचाओ! वो तीनों रजनी और सम्राट के करीब आने वाले थे। तभी साइड में लगी एक खिड़की से तेज सूरज की किरण अंदर आई और जैसे ही उन तीनों पर पड़ी वो पीछे भाग गए। बचाओ, तो आ गई, बचाओ। वो तीनों वहां से कॉरिडोर में भाग गए। अब सुबह हो चुकी थी और सूरज की रोशनी वो आत्माएं बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। सम्राट और रजनी अब जल्दी से खिड़की के पास पहुंचे और उसी खिड़की से घर से बाहर निकल गए, एक दूसरे का हाथ थामे। वो तब तक भागते रहे जब तक उस घर की पहुंच से दूर नहीं हो गए। हमें अब भागकर और समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। एक दूसरे के परिवार वालों को बता देना चाहिए कि हम एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते। तुम ठीक कह रहे हो। ऐसा कहकर सम्राट ने अपने पापा को कॉल लगाकर कहा कि वो घर वापस आना चाहता है, लेकिन अकेला नहीं, रजनी के साथ। इस पर उसकी मम्मी और पापा दोनों ही राजी हो गए। सम्राट ने खुश होते हुए रजनी को गले लगाया और फिर दोनों अपने रास्ते हो लिए। 3 दिन बाद रात के टाइम एक और जोड़ा जो घर से भागा हुआ था उस भूत बंगले के सामने खड़ा था। दोनों ने एक दूसरे को मुस्कुरा कर देखा और फिर भूत बंगले के अंदर चले गए। भूत बंगले में आपका स्वागत है। रात का समय, दूर दूर तक जंगल और जंगली जानवरों की आवाज के बीच तेज चलती हुई हवाओं में सारे पेड़ इस तरह हिल रहे थे मानो वे सब आज ही जड़ से निकल जाएंगे। ऐसे भयानक मौसम में बिन मौसम की बारिश और बारिश के साथ गिरते हुए ओले अमन के पूरे शरीर में कपकपी पैदा कर रहे थे। उसका पूरा शरीर भीग चुका था और वो बारिश में भीगा था
या फिर पसीने के कारण कहना मुश्किल था। अपने चेहरे को रुमाल से पोंछता हुआ वो अपने हाथ में रखी टॉर्च की रोशनी में आगे बढ़ने लगा। वो कुछ कदम चला ही था कि आसमान में तेज बिजली की गर्जना होने लगी और उसके ठीक पीछे का पेड़ धराशायी ही हो गया। उस बड़े से पेड़ के गिरने से एक तेज धड़ाम की आवाज आई। पेड़ पर बैठे हुए सारे पंछी तेज आवाज करते हुए उड़ने लगे। अमन डर से थर-थर कांपने लगा। यदि एक पल की भी दूरी होती तो वो पेड़ अमन के ऊपर ही गिर जाता। उसने ऊपर आसमान की तरफ देखकर भगवान का शुक्रिया अदा किया और उसे सही रास्ता दिखाने की गुजारिश करने लगा, क्योंकि इस घने जंगल में अंधेरे में अपनी मंजिल को तलाशना ठीक वैसे ही है जैसे भूसे के ढेर से सुई को खोजना। इस अंधेरे में उसे ये भी समझ नहीं आ रहा था कि उसे किस दिशा में आगे बढ़ना है। साथ वाले कहीं पीछे छूट गए थे तो वो अकेले उस अंधकार से भरे हुए जंगल में अपनी टॉर्च की रोशनी में आगे बढ़ता जा रहा था। हल्के से भी पत्तों के होने वाली सरसराहट से अब उसके रोंगटे खड़े हो रहे थे। तभी अचानक उसकी टॉर्च की बल्ब एक दो बार खुद से जलकर अपने आप बंद हो गई। चारों ओर अंधेरा था, कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। वो अपनी टॉर्च को अपने हाथों पर ठोककर दबाना चालू करने की कोशिश करने लगा, मगर उसे इस कोशिश में नाकामयाबी मिली। तभी एक तेज आवाज के साथ जिस पेड़ के नीचे वो खड़ा था, एक मानव शरीर धम से उसके सामने आकर गिरा। वो डरते हुए 2 कदम पीछे हट गया। तभी उसके सामने जो शव गिरा था उसमें से कुछ हलचल महसूस हुई। ऐसा लगा जैसे उस शव ने उसके पैर पकड़ लिए हो। डर के कारण अब उसकी सांसें ऊपर नीचे होने लगी। उसने अपनी सांसों को नियंत्रित करने की कोशिश की और अपने पैरों की ओर देखा तो उसकी अटकी हुई सांस मानो वापस आ गई। झटके से उस लता के बीच से अपने पैरों को छुड़ाया। फिर उसने उस शरीर को अपने हाथों से टटोला। वो पूरा शरीर ही क्षत विक्षत हो रहा था। उसने डरते हुए टॉर्च की लाइट चालू करने की कोशिश की तो तुरंत ही टॉर्च अब चालू हो गई थी। जो लाश गिरी थी वो किसी और की नहीं बल्कि अमन के दोस्तों वैभव की थी। अमन आज बहुत ही खुश था क्योंकि उसकी कॉलेज की पढ़ाई पूरी हो गई थी। बस 10 दिन के बाद ही उसे ऑफिस ज्वाइन करना था, इसलिए उसने दोस्तों के साथ घूमने का प्रोग्राम बनाया। अभी दोस्त असम की पहाड़ियों पर घूमने का प्रोग्राम बनाया ही था। अमन अपने दोस्त वैभव और नीलेश के साथ दिल्ली से असम के लिए निकल गया। तीनों दोस्त बहुत ही खुश थे। मैंने सुना है असम के जंगलों में कुछ अनदेखी सी शक्तियां हैं जो बहुत ही ताकतवर है। कई लोगों को उनका आभास हुआ मगर देखा किसी ने भी नहीं। क्या बकवास है, आज के जमाने का पढ़ा लिखा इंसान होकर भी तू इन सब बातों पर यकीन करता है। यकीन करो या ना करो, इससे कुछ नहीं होता। यदि हम ऊपर वाले पर विश्वास करते हैं तो हमें शैतान पर भी विश्वास करना ही होगा, क्योंकि जहाँ अच्छाई होती है वहाँ बुराई भी होती है। अब तेरी ही कमी थी, तू भी शुरू हो गया। मैं नहीं मानता ये सारी चीजें। ये सारी चीजें तो विश्वास करने की ही होती हैं। तू मान चाहे मत मान, सब कुछ सच होता है। बचपन में दादी हमें कहानियों में नहीं सुनाती थी क्या? दादी नानी की कहानियों में तो परी, राजा, पाताल, पता नहीं क्या क्या लिखा होता था। क्या कभी किसी ने परी या पाताल लोग को देखा है? नहीं ना। ये सब कहानियों के हिस्से होते हैं, इनमें सच्चाई कुछ भी नहीं होती। तू मान या मत मान नीलेश, लेकिन ये सच है। तो फिर तय रहा, हम लोग रात में जंगलों में चलेंगे, सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। असम पहुंचकर तीनों दोस्त एक होटल में ठहरे। वहां दिन भर घूम फिर कर जब वे शाम को होटल में आए तो खाना खाते हुए उन्होंने होटल के वेटर से पूछा, हम लोगों ने सुना है यहाँ के जंगलों में कई सारी भटकती हुई आत्माएं घूमती हैं, क्या ये सच है? नीलेश की बातें सुनकर वेटर अपने आसपास के टेबल पर सरसरी निगाह से लोगों की ओर देखने लगा और फिर धीरे से फुसफुसाते हुए बोला, ये असम बाबूजी, यहाँ पर कामाख्या देवी का मंदिर है जो तांत्रिक और प्रेत बाधा के निवारण के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। यहाँ पर कई लोग जादू टोने सिद्ध करने के लिए आते हैं। यदि उनका टोटका सही हो जाता है तो उनके मजे हो जाते हैं, मगर यदि दांव उल्टा पड़ गया तो मौत तो निश्चित है। ऐसे कितने ही लोगों की मौत रहस्य बनी हुई है। कहा जाता है कि उन लोगों की आत्मा जंगल में भटकती रहती है। उसकी बात सुनकर नीलेश को तेजी से हंसी आ गई। लगता है कल रात की चढ़ी हुई आपको अभी तक उतरी नहीं है।
इसीलिए इस तरह की बातें कर रहे हैं। यदि आपको यकीन नहीं हो तो आप जाकर जंगलों में देख लीजिए, आपको मेरी बात पर यकीन आ जाएगा। आज तो अमावस्या की रात है, आज वो सारी शक्तियां अपने चरम पर होंगी। बेटे की बात सुनकर वैभव और अमन दोनों डर गए, मगर नीलेश जिद कर उन लोगों को जंगल में ले गया, जहां पर तेज आंधी तूफान के कारण सभी लोग आपस में बिछड़ गए थे। मगर अब अपने सामने अपने दोस्त वैभव की लाश देखकर अमन की आंखों से आंसू आने लगे। वो पपक पपक कर रोने लगा। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। तुम्हारा ये आज तक किसने किया? सच में इस जंगल में पूरी आत्मा है। यदि सच में मुझे पहले पता होता तो हम लोग यहाँ पर कभी नहीं आते। वैभव, एक बार आंखें खोलो, देखो नीलेश का भी कोई पता नहीं है। वो कहीं भी तुम्हारी तरह किसी पूरे हादसे का शिकार तो नहीं हो गया? नीलेश, कहाँ हो तुम? प्लीज मेरे सामने आओ। नीलेश, देखो वैभव को क्या हो गया? जैसे ही वो चीखा, जिस पेड़ से वैभव की लाश गिरी थी, उस पेड़ से 3-4 प्रेत उल्टे लटक गए। वह सभी बहुत ही भयानक थे। किसी की आंखें नहीं थी, आंखों की जगह खून बह रहा था। किसी का हाथ नहीं था। एक प्रेत का तो सर ही गायब था। धड़ में से बहता हुआ खून उस रात के अंधकार को और भी भयानक बना रहा था। तभी अचानक से नीलेश वहां आकर खड़ा हो गया। नीलेश, कहाँ थे तुम? अच्छा हुआ जो तुम सही सलामत हो। देखो वैभव का क्या हाल हुआ है इस जंगल में। कहते हुए उसने जैसे ही पीछे मुड़कर वैभव की लाश की ओर इशारा किया, उसने देखा सभी प्रेत पेड़ से नीचे अपने घुटने के बल बैठे हुए थे, मानो किसी के आदेश का इंतजार कर रहे हो। ये नजारा अमन के लिए बहुत ही आश्चर्यजनक था। उसने जैसे ही फिर नीलेश की तरफ देखा तो नीलेश भी एक भयानक प्रेत हो चुका था। जो हाल अभी वैभव का हुआ वो अब जल्द ही तुम्हारा भी होगा। मैं इसीलिए तो तुम लोगों को यहाँ लेकर आया था। मेरी सेना कमजोर हो रही थी, उसे इंसानी खून की जरूरत थी। मैं हर महीने नए दोस्त बनाता हूँ और उन्हें यहाँ अपनी सेना के हवाले कर देता हूँ। जल्द ही ये सेना बहुत ही ताकतवर हो जाएगी और हम लोग पूरी दुनिया पर राज करेंगे। कोई हमें नहीं रोक सकता। सेना टूट पड़ो। जैसे ही नीलेश ने उन प्रेतों को आदेश दिया, सब अमन पर टूट पड़े। पूरा जंगल अमन की दर्दनाक चीखों से गूंज गया। कुछ दिनों के बाद नीलेश फिर आसाम के जंगलों में अपने कुछ दोस्तों के साथ आया था। इस बार फर्क सिर्फ इतना था कि उसकी सेना में अमन और वैभव दोनों बढ़ गए। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगे तो जरूर हमारे चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करना ना भूलें।